नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। राहुल गांधी स्पष्ट रूप से कहते हैं, आप चाहें तो मेरा गला काट दीजिए, लेकिन मैं आरएसएस के कार्यालय नहीं जाऊंगा। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। नमस्कार, मैं दयाशंकर। राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा की तैयारी है। उनकी इस घोषणा के बाद ही देश में एक ऐसी राजनीति फिर से चर्चा में आने वाली है जिसमें एक समावेशी दृष्टिकोण है, बंधुता की बात है, समानता की बात है और सभी नागरिकों के साथ एक जैसे प्रेम और सद्भावना की बात है। सबको एक नज़र से देखने की बात है। भारत जोड़ो यात्रा उस वक्त आई थी जब देश में असहिष्णुता, मॉब लिंचिंग और ऐसी घटनाएं लगातार घट रही थी जिससे सरकार का तानाशाही रवैया उजागर हो रहा था, जिससे जहां एक ओर सरकार की तानाशाही चरम पर थी, दूसरी ओर नागरिकों का विश्वास डोल रहा था। नागरिकों के मन में अपने अधिकारों के प्रति डर पैदा हो रहा था। भारत जोड़ो यात्रा ने नागरिकों को विश्वास, प्रेम और सद्भावना देने का काम किया। भारत जोड़ो यात्रा गली मोहल्लों से जब गुजरती थी और अलग अलग देश के हिस्सों से निकलती थी, तो उस दौरान नागरिकों का राहुल गांधी से संवाद उनको एक ऐसे विश्वास के टॉनिक की तरह मिला जिसकी इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बहुत ज़रूरत थी। अब जबकि चुनाव एकदम नज़दीक आ गए हैं, भारत न्याय यात्रा का असर कैसा होता है यह देखने की बात होगी। इसके साथ ही आप उस पर नज़र रखिए और देखिएगा कि वह लोकतंत्र और संविधान की कसौटी पर किस तरह से खरी उतरती है, किस तरह से लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम करती है। इस बातचीत पर आगे बढ़ने से पहले यह ज़रूरी है कि हम समझें कि भारतीय राजनीति में इस वक्त दुष्प्रचार का सामना कौन सबसे अधिक कर रहा है, कौन है जिसके खिलाफ बीजेपी और आरएसएस लगातार हमलावर हैं। आपको उस व्यक्ति का नाम सोचने में बहुत शक्ति नहीं लगानी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिन पर लगातार सांप्रदायिकता हमले कर रही है। आरएसएस का मुख्य निशाना राहुल गांधी हैं। इस पर आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि आरएसएस की पृष्ठभूमि क्या है और आरएसएस किस तरह अपने काम को आगे बढ़ाता है। हम सब जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। इस पर बहुत सी किताबें उपलब्ध हैं और बहुत सारे लेख आपको आसानी से मिल जाएंगे। मैं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक पत्र आपको सुनाना चाहूँगा। यह पत्र उन्होंने 5 जनवरी 1948 को मुख्यमंत्रियों के नाम लिखा था। ध्यान दीजिए, नेहरू जी का यह पत्र 5 जनवरी 1948 का है। अब तक गांधी जी की हत्या नहीं हुई थी, लेकिन पंडित नेहरू महसूस कर रहे थे कि देश में कौन सी शक्तियां हैं जो वातावरण को खराब करने में, हिंसक बनाने में और सांप्रदायिकता को भड़काने का काम कर रही हैं। 5 जनवरी 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे गए पत्र में लिखते हैं, आरएसएस के नेता खुले तौर पर कहते हैं आरएसएस एक राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उनकी नीति और कार्यक्रम राजनीतिक हैं, सांप्रदायिक हैं और हिंसक गतिविधियों पर आधारित हैं। उन पर लगाम लगाना ज़रूरी है। हमें किसी भी सूरत में उनकी ऊपर से दिखने वाली अच्छी बातों से दिग्भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि यह अच्छी बातें उनकी असली नीति से कोसों दूर हैं। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि आरएसएस की ओर से अक्सर ऐसी बातें कही जाती हैं जिनमें नैतिक उपदेश होते हैं और इस तरह की बातें होती हैं जो किसी भी सहज मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं कि आरएसएस तो जो बातें कर रहा है वह मनुष्य के हित में है। ऐसा नहीं है कि केवल एक सामान्य नागरिक
इसके झांसे में आता है। देश का वह वर्ग जो बहुत पढ़ा लिखा है और जिसको हम कहते हैं कि वो एक तरीके का बौद्धिक वर्ग है, इंटेलेक्चुअल वर्ग है, उसके बहुत सारे लोग आपको आरएसएस के झांसे में आते हुए दिख जाएंगे। इसके छोटे से प्रमाण के लिए एक बार फिर हमें नेहरू जी के पास जाना पड़ेगा। हम सब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जानते हैं। राधाकृष्णन 29 दिसंबर 1947 को रीवा में आरएसएस के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। रीवा मध्य प्रदेश का एक जिला है इस वक्त। राधाकृष्णन ने वहां आरएसएस के अनुशासन, आत्म बलिदान और साहस की तारीफ की और संघ से देश की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की थी। इस घटना के 15 साल बाद राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने थे। नेहरू ने उन्हें उस वक्त समझाया था। क्या कहा था नेहरू ने? नेहरू ने कहा था, हमारी मौजूदा समस्या यह नहीं है कि पाकिस्तान क्या करता है और क्या नहीं करता है। हमारी असली समस्या यह है कि हमारे ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं। इस संबंध में मैं कहूँगा कि कुछ समय पहले मुझे यह पढ़कर दुख हुआ कि आपने आरएसएस की हौसला अफजाई की है। यह संगठन मौजूदा भारत में सबसे शरारतपूर्ण संगठन है। इसके बाद के पत्रों में एक लंबी श्रृंखला है जब नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार पटेल और दूसरे बड़े नेताओं को लगातार संघ, आरएसएस और सांप्रदायिकता के बारे में संबोधित कर रहे हैं, उनसे उन खतरों से सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर जब हम उल्लेख कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, तो हम देख सकते हैं कि कैसे वो लोग जो बहुत प्रखर बुद्धि के माने जाते हैं या जिनके बारे में हमारी समझ यह कहती है कि वह सब प्रकार से सचेतन हैं, ऐसे लोग भी आरएसएस की उन कथित अच्छी बातों के झांसे में आ जाते हैं जिनकी ओर पंडित नेहरू संकेत कर रहे हैं 5 जनवरी 1948 को। आगे चलकर हम देखते हैं कि 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या कर दी जाती है। जवाहरलाल नेहरू की आशंकाएं सच साबित होती हैं और यह निर्विवाद रूप से स्थापित हो जाता है कि हिंदू महासभा और आरएसएस का मुख्य एजेंडा क्या है। आरएसएस पर अपने सीधे हमले के कारण ही राहुल गांधी लगातार हिंदुत्व और सांप्रदायिक विभाजनकारी शक्तियों की आंख का रोड़ा बने हुए हैं। लगातार ऐसी शक्तियों की राह का रोड़ा हैं जो देश में सांप्रदायिकता को मुख्य धारा की राजनीति में लाना चाहते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि विपक्ष के दूसरे नेताओं पर बीजेपी तो निरंतर हमले करती रहती है, लेकिन आरएसएस की ओर से सबसे ज़्यादा हमले राहुल गांधी पर ही क्यों होते हैं? राहुल गांधी पर हमले इसीलिए होते हैं क्योंकि वह घोषित तौर पर सांप्रदायिकता से आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी स्पष्ट रूप से कहते हैं, आप चाहें तो मेरा गला काट दीजिए, लेकिन मैं आरएसएस के कार्यालय नहीं जाऊंगा। आपको ध्यान होगा यह बात वरुण गांधी से हो रही बातचीत के संदर्भ में कही गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं वरुण को गले तो लगा सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। जब हम राहुल गांधी की राजनीति की बात कर रहे हैं, जब हम भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, तो हमारा यह समझना जरूरी है कि समावेशी क्या है और कौन सा ऐसा रास्ता है जो भारत को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में, संवैधानिक देश के रूप में आगे ले जाता है। जब हम समावेशी होने की बात करते हैं तो हम ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं जहां सभी नागरिक बराबर हैं। आप लगातार देख सकते हैं किस तरह बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों पर, दलितों पर हमले कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाओं को लेकर, दलितों को लेकर आरएसएस के क्या विचार हैं। इन विचारों से अगर कोई स्पष्ट रूप से लड़ रहा है तो वह राहुल गांधी हैं। दूसरे किसी नेता में, भले ही वह विपक्ष के हों या खुद राहुल गांधी के पार्टी के हों, उनमें इस तरह की स्पष्टता नजर नहीं आती। यही कारण है कि आरएसएस सबसे ज्यादा हमले राहुल गांधी पर करता है।
भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा कि राहुल किस तरह से हिंसा और असहिष्णुता का स्पष्टता से विरोध कर रहे हैं। उनका यह विरोध ही उनको नफरत की राजनीति करने वालों का दुश्मन नंबर 1 बनाता है। अब यह बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि सांप्रदायिकता कैसे समाज में आती है और किस तरह से हमारे बीच घुल मिल जाती है। हमें ध्यान रखना होगा कि सांप्रदायिक व्यक्ति कभी भी आपसे खुलकर नहीं कहता कि वो सांप्रदायिक है। बड़े से बड़ा सांप्रदायिक व्यक्ति भी खुद को प्रगतिशील दिखाता है और यही वह एक तरीका है जिससे सांप्रदायिक लोग समाज में आसानी से घुल मिल जाते हैं और वह उसी तरह की बातें करते हैं जिसकी ओर नेहरू जी संकेत कर रहे हैं कि आरएसएस आपको दिग्भ्रमित करने के लिए ऊपर से अच्छी अच्छी बातें करेगा, लेकिन उनका एजेंडा क्या है, उनके मूल में क्या है, क्या वह सभी नागरिकों के लिए समान दृष्टिकोण लेकर आते हैं। आप देखेंगे कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बीच बीच में इस तरह के बयान देते हैं कि हिंदुओं को अधिक आक्रामक होना चाहिए। जब हिंदुओं के अधिक आक्रामक होने की बात कही जा रही है तो वह किस राजनीति की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में हिंदू सत्ता में हैं। इस देश में लगभग सभी प्रमुख संस्थानों पर, प्रमुख संसाधनों पर हिंदुओं का वर्चस्व है। अब उन्हें किस आक्रामकता की जरूरत है? यह वही आक्रामकता है जिसने गांधी जी की जान ली और जिसने देश में सांप्रदायिकता को लगातार आगे बढ़ाया। हमने देखा कि पिछले कुछ समय में देश में किस तरह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, किस तरह से नागरिकों के मारे जाने को एक सामान्य घटना के रूप में मीडिया पेश कर रहा है। तो जब मीडिया सरकार को छोड़कर विपक्ष से सवाल करने लगे तो विपक्ष के पास यात्रा के अलावा कुछ नहीं बचता। इसलिए बहुत जरूरी है कि भारत न्याय यात्रा जैसी यात्राएं निरंतर हों। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे में जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी अपने अपने स्तर पर यह संदेश देने की जरूरत है कि यह देश सबका है, इस देश में सबकी बराबर की हिस्सेदारी है। राहुल गांधी का भारत न्याय यात्रा की घोषणा के लिए नागपुर को चुनना अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है। इसलिए यह ऐतिहासिक हो जाता है क्योंकि नागपुर की पहचान एक ऐसे शहर में है जहां से आरएसएस की सत्ता संचालित होती है और आरएसएस का गढ़ नागपुर को माना जाता है और नागपुर लगातार संघ की गतिविधियों के कारण चर्चा में रहता है। इसलिए यह एक बहुत सांकेतिक और सुलझी हुई राजनीति है सांप्रदायिकता के विरुद्ध। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, इसके अलग अलग संदर्भों को, सांप्रदायिकता को, दुष्प्रचार को गंभीरता से समझना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए उपयोगी हो सकती है। इसके अलग अलग खंडों में भारत जोड़ो यात्रा, नफरत और सांप्रदायिकता पर राहुल गांधी के वक्तव्य, राहुल गांधी के भाषण और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत जोड़ो यात्रा का कवरेज बहुत विस्तार से रेखांकित किया गया है। पाठकों के लिए यह समझना जरूरी है कि ठीक ऐसे वक्त में जब भारतीय मीडिया भारत जोड़ो यात्रा को अनदेखा कर रहा था और उसमें अनावश्यक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा था, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे लोकतंत्र और संविधान की बहाली की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और टेलीग्राफ जैसे संस्थानों ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में बताया कि यह यात्रा नागरिकों की विश्वास बहाली में और सभी लोगों के लिए समावेशी भारत की संकल्पना को साकार करने वाली यात्रा के रूप में रेखांकित किया। राहुल गांधी लगातार उन विषयों पर बात कर रहे हैं जिन पर दूसरे नेता या तो चुप्पी साध रहे हैं या उस प्रखरता से प्रतिरोध व्यक्त नहीं कर रहे हैं। हमने देखा कि राहुल गांधी किस तरह मणिपुर के मामले में संसद में बोलते हैं। जब राहुल गांधी कहते हैं कि भारत मां की हत्या हो रही है तो हम समझ सकते हैं कि मणिपुर की भावनाएं किस रूप में संसद में व्यक्त होती हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से पहले भी
नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना और संवैधानिक मूल्यों की बात करते रहे हैं, लेकिन यह यात्रा राहुल गांधी के संवैधानिक और लोकतांत्रिक पहलुओं पर विस्तार से टिप्पणी करती है और यह यात्रा उनकी एक ऐसे नेता के रूप में जनता के सामने छवि लेकर आती है जो उनकी हर चिंताओं से एक सरल व्यक्तित्व के रूप में रूबरू होता है। आप देखें कि कश्मीर में वह क्या बात कर रहे हैं। कश्मीर में राहुल गांधी का वक्तव्य इस यात्रा की सबसे खूबसूरत स्मृतियों में से एक है, जहां वह हिंसा और आतंकवाद से ग्रसित नागरिकों के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं और उनकी पीड़ा को समझने का संदेश दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दो संदेश बिल्कुल एकदम स्पष्ट हैं। पहला संदेश, डरो मत। डरो मत मतलब तानाशाही से लड़ना है और लोकतंत्र और संविधान के लिए किसी भी हद तक कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो भारत जोड़ो यात्रा की है वह है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। आपको यह देखना होगा कि आपके नेता नफरत के साथ हैं या मोहब्बत के साथ हैं। संविधान और लोकतंत्र के उजाले नफरत के साथ नहीं चल सकते। इसलिए आपको कड़ी नजर रखनी चाहिए भारत न्याय यात्रा पर कि यह यात्रा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को बढ़ाने में कैसे आगे जाती है और नागरिकों में किस तरह समानता का भाव, बंधुत्व का भाव, प्रेम का भाव आगे लेकर के जाती है। याद रखिएगा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान के लिए संविधान और लोकतंत्र का बचे रहना बहुत जरूरी है। यह जो शक्तियां हमारे आसपास अलग अलग रूपों में आ रही हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है और हर नेता के बयान को, वक्तव्य को केवल दो कसौटियों पर कसने की जरूरत है। जो नेता कह रहे हैं वह संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों के अनुकूल है या उनके विपरीत है। मेरा विश्वास है जब आप नेताओं के वक्तव्य को इन दो कसौटियों पर रख कर देखेंगे तो आपके सामने कभी यह दुविधा नहीं होगी कि उद्देश्य क्या है और कहा क्या जा रहा है। धन्यवाद। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक मूल्यों पर लगातार चर्चा के लिए हमसे जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भारत में संवैधानिक मूल्यों की पैरवी में अपना योगदान दें।